कि अगर ये मौका भारत की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक को दिया जाता है तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा ही न्याय विधिक कदम होगा और ये ऐतिहासिक कदम होगा, ऐतिहासिक कदम होगा। और मैं कहूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि सरकार को अपना निर्णय लेना चाहिए और भारत की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन कराकर एक संदेश देना चाहिए। साथियों, स्वागत है आज के इस विशेष खास साक्षात्कार में। मैं हूं मनोज अंतानी अपने सहयोगी नागवंशी टीवी के साथ। आज हमारे साथ है स्टूडियो में खास मेहमान माननीय के.पी. चौधरी साहब। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है महासंघ का, जहां पर वो बैठते हैं कनॉट प्लेस, और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर 1 महीने से देश का गौरव, देश की बेटियां अपने न्याय की गुहार को लेकर सड़कों पर उतर रही हैं, लेकिन सरकार है, उनकी मंशा नहीं है उन बेटियों को न्याय दिलाने की। तो साहब, क्या लगता है और कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बना करके हर समस्या का समाधान उन्होंने उसमें समावेश किया, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। पहले तो यही एक सवाल खड़ा करता है जी, ये बड़ा गंभीर विषय है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी सर्वोच्च न्याय की संस्था है, इन बेटियों को दोषी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। उसके बाद में जिन धाराओं में उस सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी तुरंत होने का प्रावधान संविधान में है। बावजूद इसके भी उस आदमी को आज तक टच नहीं किया जा रहा है और वो आदमी लगातार जो है अपना टीवी चैनल्स पर भी अपना इंटरव्यू दे रहा है और बिल्कुल आराम से घूम रहा है। ऐसा लगता है कि अगर सरकार का आशीर्वाद और समर्थन उस व्यक्ति के पास ना होता तो नियम के दायरे में उसकी बहुत पहले गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी और कानून के शिकंजे में उस व्यक्ति को होना चाहिए था। लेकिन सरकार जो अपने दायित्व का निर्वहन उसको करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार से मैं मांग भी करता हूं कि वो बेटियां हैं जी, ये आम बेटियां नहीं है, ये ऐसी समाज की, गरीब समाज की बेटियां नहीं है जिनको बलात्कार कर दिया जाता है और उसके बाद उनका गला घोट दिया जाता है उन्हीं की चुन्नी से, फिर पेड़ पे टांग दिया जाता है और फिर पुलिस अधिकारी उसको सुसाइड केस करके बंद कर देता है। ये तो उस समाज की बेटी हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के सामने 1 साल दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर अपने आप को वहां पर सिद्ध किया और सरकार को, इसी सरकार को 3 अध्यादेश जो किसानों के बारे में लिए गए थे उनको वापस लेने के लिए मजबूर होते हुए प्रधानमंत्री जी को अपने आप को ये कहना पड़ा कि शायद हम अपनी बात को समझा नहीं पाए और उन्होंने क्षमा मांगी। लेकिन एमएसपी पर तो अभी भी कोई विचार बना नहीं है सरकार का। देखिए मतलब किसानों ने, ठीक है, किसानों ने लगातार 1000 अपनी शहीदी दी है इस पूरे आंदोलन में। 1 साल से ज्यादा का आंदोलन भी रहा। इन बेटियों को भी महीने से ऊपर हो गया। कहूंगा कि सरकार ने जो भी देश के सामने कहा है, जी, जो भी सरकार का कमिटमेंट है, सरकार को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, वो शब्दों का उनको पालन करना चाहिए। और एमएसपी की बात जो आपने कही, 3 अध्यादेशों को, कानूनों को वापस लेने की बात आपने कही, ये सारी चीजें ये स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपनी डिक्लेरेशन में कही हैं और प्रधानमंत्री देश के शासन अध्यक्ष हैं और उनके कहने का कोई मतलब होता है। उनके कहने से नोटबंदी हो जाती है, उनके कहने से जीएसटी लागू हो जाती है, उनके कहने से 3 तलाक, तो उनके कहने से तो पूरा देश की व्यवस्था जो है, जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। अगर किसानों के मामले में उन्होंने अगर कुछ कमिटमेंट किया है तो उसकी पालना उनको करनी चाहिए। और इन बेटियों के मामले में ये कहूंगा कि बेटियां उसी समाज से आती हैं जिस समाज के लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर ईयर्स टुगेदर, वर्षों तक आंदोलन किया है। और अब इन बेटियों को इनके साथ जो यौन उत्पीड़न का जो मामला अभी बताया जा रहा है, जिसको लेकर के वो नार्कोटिक टेस्ट तक कराने के लिए भी तैयार हो गए हैं बच्चे, तो ये मामला बहुत गंभीर है। और गंभीरता इस बात से सिद्ध होती है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को संज्ञान लेना पड़ा और पुलिस को आदेश करना पड़ा कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करिए। पुलिस ने फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसमें एफआईआर भी दर्ज किया, लेकिन जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई उनके तहत तुरंत जो है गिरफ्तारी का प्रावधान है और अभी तक अगर गिरफ्तारी नहीं की गई है तो ये भारत के संविधान की मैं अवमानना के रूप में से देखता हूं। और मैं मांग करूंगा पुलिस से भी, दिल्ली पुलिस से भी और भारत की सरकार से भी कि दोषी व्यक्ति को
आप सजा दे करके उन बच्चियों के साथ जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत राष्ट्र का एक मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उन बेटियों के साथ न्याय किया जाए। जैसा आपको ऐसा नहीं लगता कि बेटियों को न्याय दिलाने की जगह सरकार बच रही है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबा दिया जाए, इसलिए 2000 के नोट की बंदी का फरमान जारी कर दिया गया है? देखिए, ये जो भी आपने बात कही है कि 2000 का नोट जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो भी देश के सामने सवाल खड़े हुए थे। जब नोटबंदी की गई थी तो भी सवाल किए गए थे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर मैंने मध्यकालीन इतिहास में मैंने मास्टर्स भी किया है, मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बता दूं। इतिहास अपने आप में हर व्यक्ति का बनता है। जैसे मुगल शासकों की हम बात करें तो मुगल शासकों का इतिहास रहा। अब जैसे मनमोहन सिंह साहब का 10 साल का शासन रहा, इंदिरा जी का शासन रहा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का शासन रहा, अब इन लोगों का शासन है माननीय मोदी जी का। हर व्यक्ति की समीक्षा होती है और समीक्षा उसके कार्यों के आधार पर होती है कि उसने क्या निर्णय लिया। जैसे मैं आज तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का आपके टीवी चैनल के माध्यम से इस बात के लिए धन्यवाद कहूंगा। मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूं और मैं पिछले करीब 35 साल से अनुसूचित जाति जनजाति समाज का राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जैसा आपने कई बार मेरे इंटरव्यू में देखा कि 2 बार जो आदमी यूएनओ को एड्रेस कर चुका हो, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस कर चुका हो, एक बार कनाडा पार्लियामेंट को एड्रेस कर चुका हो, अपने समाज की समस्याओं को लेकर के वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश में उसको बात रखने का मौका मिलता हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि ये जो वातावरण इस समय पैदा हुआ है, ये वातावरण हमारे जो SC/ST समाज, हमारे समाज के साथ तो जायजतियां होना। जैसे कल मैं कहूँ कि अखिलेश यादव जी अपने आप कृष्ण वंशी बोलते थे और जब उनका मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उन्हें पता लगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ। दूसरे हिंदू ने आकर के अगर उसका धुलाई कराया, सफाई कराया, पवित्र कराया तो उनको तब आभास हुआ कि मैं कौन सा कृष्ण वंशी हूँ, मैं कौन सा हिंदू। इसी टाइप से अब हमारा जैसा कि अभी जाट समाज की बेटियां हैं, किसान समाज की बेटियां हैं जो बैठी हैं, वैसे तो ये भारत की बेटियां हैं लेकिन फिर भी इस देश के अंदर क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान उसकी जाति के आधार पर ही होती है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, समझने बात आप कि ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं ये भारत की बेटी हैं, ये किसी जाति की बेटी ने न माना। अब तो यादव समाज जिस तरीके से बोर्ड लगा रहा था समाजवादी पार्टी को उसके बारे के गर्व से कहो हम शूद्र हैं, अब तो दबी जबान में जंतर मंतर पर जाट समाज जो आंदोलन कर रहा है, बेशक देश की बेटियां हम उनको कहें, जाट समाज भी दबे शब्दों में मीडिया के सम्मुख ये कह रहा है कि हम भी शूद्र हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब SC/ST समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और उसका इम्प्लीमेंटेशन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश का राष्ट्रीयकरण कर किया। SC/ST समाज के घरों में एक नौकरी आई, रोजी रोटी आई, खुशहाली आई। इसका श्रेय उस समय की सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति को जाता है। इसका उल्टा देखिएगा कि आज इस तरीके से निजीकरण हो रहा है तो सवाल ये है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट के तहत जो सरकार की नौकरियों में SC/ST समाज के लोगों को 22.5 और अब VP सिंह की सरकार ने OBC समाज के लोगों को 27% का आरक्षण की व्यवस्था दी है, उसका क्या हुआ क्योंकि वो सरकारी क्षेत्र में लागू होता है। अगर सरकार की नीयत और नीति ठीक है तो सरकार को महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानते हुए उनके बीच हुए पूना पैक्ट का मतलब मैं कहूंगा कि आदर करते हुए उनको निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए थी, आरक्षण को कानून बनाना चाहिए था। अभी आपने जो कहा कि जाट समाज के लोग, भाई जाट समाज के लोग भी OBC में आते हैं और OBC और SC/ST सब भाई भाई हैं। यादव समाज के लोग OBC में आते हैं और अब तो ये कहूंगा कि जो माइनॉरिटी के लोग यानी कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जो उनके साथ में जिस तरीके का वातावरण बना है पिछले दिनों में, है ना, ये सभी लोग जो है मैं कहूंगा किसी ना किसी तरीके से समझ बात आप इन लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भी पिछले दिनों में देखा गया है, ये राष्ट्र के हक में नहीं है। इसमें हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन सब चीजों पर उठें और जो भारत का संविधान व्यवस्था देता है उस व्यवस्था के तहत हम अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की सोच पैदा करें। डॉक्टर साहब एक सवाल बड़ी प्रमुखता से मुझसे पूछा जाता है और उठ भी रहा है आज के साक्षात्कार को देखते हुए कि डॉक्टर अम्बेडकर 1931 में अंग्रेजों के सामने ये दहाड़ रहे थे, ये कह रहे थे कि ये जो दलित शोषित पिछड़ा समाज है ये हिंदू नहीं है। और आज की इस व्यवस्था को देखें, चाहे वो हम किसान आंदोलन को देखें या पहलवान आंदोलन को देखें, तो क्या वजह है कि ये अपने आप को हिंदू के साथ जोड़े हुए हैं? या तो डॉक्टर अम्बेडकर बात को समझा नहीं पाए
या जो वैचारिक मतभेद के जो लोग हैं वो इतने पावरफुल रहे कि उन्होंने दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर अभी तक भी कब्जा किया हुआ है कि आप हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो। निश्चित रूप से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरे भारत के लिए कार्य किया, लेकिन आज भी उनको एक ब्रांड रूप में SC ST समाज से जोड़ा जा रहा है। जी। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि मेरे लिए वो भगवान स्वरूप है। वो द्रौपदी मुर्मू जी के लिए या KP चौधरी के लिए भगवान स्वरूप नहीं है, और राष्ट्र के, इस भारत राष्ट्र के एक एक व्यक्ति के लिए इसलिए भगवान स्वरूप और उनसे भी बढ़ करके हैं कि उन्होंने जो संविधान बना करके, व्यवस्थाएं बना करके जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है इस देश के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है। और आज भी उनकी योग्यता के बारे में विश्व में, पूरे विश्व में उनके बराबर योग्य व्यक्ति दूसरा आज तक उस योग्यता को पार नहीं कर पाया। अगर हमारे जो समाज, जिसको SC ST और OBC और माइनॉरिटी, आज तो मुसलमान समाज के लोग जय भीम बोल रहे हैं जी, जाट समाज के लोग जय भीम बोलते हैं। मैं भी खुद एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हूं और मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं। मेरी पार्टी के लोग जय भीम बोलते हैं, जाट समाज के लोग बोलते हैं। समाज में परिवर्तन आ रहा है और वो लोग इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि हमारी सदगति जय भीम बोलने में और बाबा साहब के संविधान को मानने में और बाबा साहब को मानने में ये बात काफी हद तक SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग समझ चुके हैं। इसको और भी ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। जितने लोग डॉक्टर अम्बेडकर को अपना लेंगे इस देश में, वो अपना भी विकास कर जाएंगे और भारत राष्ट्र को भी एक सक्षम राष्ट्र बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। बिल्कुल। तो इस देश की जो सदगति है, इस देश की जो प्रगति है, इस देश को जो आगे ले जाने वाली जो मतलब सोच है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोच है। और उसको मैं आह्वान करूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि पिट के मत मानो, बिना पिटे मानो जी। हम तो पिट ही रहे हैं इतने दिन से, हम लोग तो इतने दिन से पिट रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए, जब आप पिट रहे हो तो आपको समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यथार्थ को समझना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी आज एक ही बोट में बैठे हुए हैं जी। उनकी सामाजिक स्थिति इस देश में बिल्कुल एक जैसी है। कहना चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, जो राकेश टिकैत जी का कहना है, वो कहते हैं कि जब मुसलमान से झगड़ा है तो हम हिंदू हैं और जब हम अपनी बात रखें तो हम जाट हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यही हालत यादवों समाज की है, यही दूसरे समाज की है। तो मैं ये कहूंगा कि हम सब लोग भारतीय हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, संविधान का आदर करें, संवैधानिक प्रावधानों के तहत हम आपस में एक दूसरे के प्रति आचरण करें। दोषी व्यक्ति कोई भी है उसे समर्थन ना दें। और ऐसा है कि हम अपने आचरण को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अगर प्रावधानों के तहत हम अगर आचरण करेंगे भारत में, तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा और हम सब लोग प्रेम भाव से भारत में रह करके भारत को एक सबल राष्ट्र बनाने में सक्षम होंगे। तो साहब, आपकी बातों में माननीय देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया, तो अभी देश में एक तूफान सा मचा हुआ है उनके नाम को लेकर और माननीय मोदी जी के नाम को लेकर कि देश में जो नया संसद बन रहा है उसके उद्घाटन को लेकर एक जंग छिड़ी है सोशल मीडिया पर भी। और मीडिया तो खैर इस चीज को नहीं दिखा रहा है, तो सोशल मीडिया पर जंग ये है कि माननीय मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली की जो अध्यक्षा है वो राष्ट्रपति हैं और जो दूसरे कार्यभार हैं वो मोदी जी संभाल रहे हैं। तो देश की प्रथम व्यक्ति को इसका करना चाहिए या प्रधानमंत्री को करना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? मैं तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का प्रतिनिधि, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर भारत की महामहिम राष्ट्रपति नई संसद का उद्घाटन करती हैं तो बड़ी खुशी होगी। और मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी ये बात कहूंगा कि अगर संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अगर रखा जाए तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। साथ साथ मैं तो ये भी कहूंगा कि भारत का राष्ट्रपति यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके पद पर KR नारायण साहब पहले अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति थे, दूसरे हमारे रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया, तीसरी हमारी अनुसूचित जाति समाज की हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है। और इसके पलट में जो शासन अध्यक्ष है, जो पूरे देश का संचालन करने की जो जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर देश का सही मायनों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभालने का काम है, वो शासन अध्यक्ष का होता है, राष्ट्र अध्यक्ष का काम नहीं होता है। तो शासन अध्यक्ष के पद पर इस देश के अंदर सभी जाति के लोगों को मौका काम करने का मिला है। और मोदी जी के रूप में मैं कहूंगा कि वो OBC समाज से आते हैं तो उनको भी एक OBC समाज का मौका मिला है। इस बार मैं सभी दलों से मांग करूंगा कि 2024 में वो बड़ा दिल करें और इस बार वो अनुसूचित जाति समाज के किसी व्यक्ति को भारत के शासन अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है ना इस बार कार्य करने का मौका दें, तो लगेगा कि वास्तव में हमने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को स्वीकार कर दिया
और जो बाबा साहब ने प्रावधान दिए, भारत के हर नागरिक ने उसका आदर करते हुए भारत सभी वर्गों के लोगों को इसमें कार्य करने का एक अवसर मिलेगा, सम्मान की बात होगी। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा संदेश हम 2024 के लोकसभा चुनाव में देने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित रूप से भारत की प्रशंसा पूरे विश्व में होगी कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते इसमें सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को बराबर अधिकार प्राप्त है। क्योंकि अभी तक एक दंश है अनुसूचित जाति समाज के लोगों के मन में, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के मन में अभी एक दुख है, एक कहीं ना कहीं एक गैप है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक ऐसा भाव है कि हमारा समाज का व्यक्ति 3-3 बार राष्ट्रपति तो बन सकता है, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से 2-3 बातें कहूंगा कि परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं हुआ। उनके नाम पर नए संसद का जो अभी बन रहा है, अगर नामकरण किया जाता है तो ये पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़ा संदेश। उद्घाटन करता कौन सर? उद्घाटन करता बड़े आसानी से आपने सवाल को घुमा दिया है। करता के लिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर ये मौका भारत की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक को दिया जाता है तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा ही न्याय विधिक कदम होगा और ये ऐतिहासिक कदम होगा। और मैं कहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि सरकार को अपना निर्णय लेना चाहिए और भारत की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन कराकर एक संदेश देना चाहिए। क्योंकि ये वर्तमान सरकार कहती है कि हमने मुसलमान राष्ट्रपति बनाया अब्दुल कलाम के रूप में, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, बहुत अच्छी बात है। अब पिछले दिनों उन्होंने कोविंद जी एससी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने अनुसूचित जनजाति समाज की हमारी महिला बहन उनको राष्ट्रपति बनाया, तो बहुत अच्छी। लेकिन अब वो राष्ट्रपति जी जो हैं उनके हाथ से अगर संसद भवन का उद्घाटन होता है तो मुझे लगता है कि उन अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों के मन में, जिस समाज से द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, उनके मन में क्या खुशी की लहर होगी, क्या संदेश होगा। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बार बार ये मांग करूंगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन निश्चित रूप से भारत की महामहिम राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से होना चाहिए। तो साथियों, आज का साक्षात्कार और आज के जो सवाल थे वो आपने सुने। कहीं ना कहीं वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उन सभी को समावेश करते हुए मैंने चौधरी साहब का साक्षात्कार लिया और चौधरी साहब ने सभी सवालों का बड़े मतलब एक शांत स्वभाव में और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या होना चाहिए, क्या हम चाहते हैं, क्या डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, उस विषय को छूते हुए सभी सवालों के जवाब दिए हैं। और खासकर अंत में देश की एक आधी आबादी जिसको संविधान बनने के बाद जो है अधिकार मिले हैं और एक पहला लम्हा ऐसा आ रहा है इस देश के अंदर कई हजार वर्षों के बाद के एक संसद भवन का उद्घाटन अगर एक नारी करती है, एक महिला करती है, तो इस देश के इतिहास को दर्शाएगा कि हाँ, एक महिला संविधान पारित होने के बाद या डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान बनने के बाद इतनी काबिल होती है कि वो संविधान निर्माता के नाम पर संसद भवन का जो निर्माण किया जा रहा है उसका उद्घाटन करती है। आपका क्या कहना है इस पूरे साक्षात्कार के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लिखें जरूर अपनी राय, क्योंकि आपकी राय को हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, फिर उससे सवाल बनाएंगे, फिर चौधरी साहब का साक्षात्कार लेंगे। क्या आपके मन में कुछ बातें रह गई हैं वो भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।